हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। और आज के इस शानदार से वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार सी थ्योरम जिसका नाम है कॉशीज थ्योरम। कई जगह पर कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम भी लिखा होता है, दोनों एक ही बात है। खैर, बहुत ही ज़्यादा चर्चित थ्योरम है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम जल्दी से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ एनालिटिक एंड कंटिन्यूस। ठीक है, सबसे पहली बात तो एनालिटिक की हो रही है, दूसरी हो रही है कंटिन्यूस की। ठीक है, कंटिन्यूस आपने पढ़ा था 11th-12th में जब आपने डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी पढ़ी थी, और एनालिटिक इससे पिछली वाली जो यूनिट है उसमें आप पढ़कर आ रहे हैं। तो आई होप आपको एनालिटिक और कंटिन्यूस का मतलब पता होना चाहिए। एनालिटिक का बेसिक मतलब तो होता है कि वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो कि ये लिखी है, अभी बताऊंगा इसी में। और भी एक और उसमें कंडीशन होती है एनालिटिक की, सिर्फ CR इक्वेशन सेटिस्फाई करने से एनालिटिक नहीं बन जाता है। खैर, तो if function f is analytic and continuous at all points interior to and on a simple closed contour C। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, at all points interior to बोला है सबसे पहले, तो मतलब कि कॉन्टूर के अंदर, एंड ऑन भी लिखा है, मतलब उस कंटूर की बाउंड्री पर भी वो फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तब उस केस में उस कंटूर पर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑन दैट कंटूर C f(z) dz की वैल्यू 0 हो जाती है। यही हमारी कॉशी थ्योरम है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके मन में आ रहा होगा, हो सकता है कि बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कंटूर क्या होता है। सर भैया, कंटूर देखो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम कंटूर जो भी बोलना है वो बोल लो। तो वो होता है एक डायरेक्टेड कर्व होता है, सिंपल कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं मतलब कंटूर। क्या ये कर्व क्लोज है? कहीं से आपको ओपन दिख रहा है? एकदम क्लोज शेप है। क्या ये डायरेक्टेड है? हाँ, यहाँ पे एक एरो बना है, ये देखो C के जस्ट ऊपर एक एरो बना है, इसका मतलब ही डायरेक्टेड है। और क्या है? सिंपल है। सिंपल के अलावा अब सिंपल कौन सा कर्व सिंपल होता है ये कैसे पता चलेगा? देखो, जैसे कोई भी कर्व इस तरीके का सिंपल होता है, लेकिन ये जो कर्व है ये सिंपल नहीं है क्योंकि ये खुद को ही काट रहा है। ठीक है, तो अगर कोई कर्व खुद को ही काट रहा है तो वो सिंपल नहीं है, लेकिन वो कर्व में ऐसी कोई भी दिक्कत हमें नहीं दिख रही है जो कि हमने डायग्राम में बनाया। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस पूरे कंटूर के अंदर, ठीक है, अब मैंने यहाँ आर क्यों लिखा है सर? आर जो है हमारा एक रीजन है, और रीजन क्या क्या चीज़ कवर करता है? तो इनसाइड को कवर करता है, और ये जो बाउंड्री है, एकदम ये जो बाउंड्री है ये पूरी को कवर करता है। ठीक है, एक और चीज़ अब लगे लगे ज्ञान दे ही देता हूँ। ये जो डायरेक्शन है ना, जब भी ये एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका मतलब पॉजिटिव सेंस में लिया गया है। कई बार क्वेश्चंस में आपको आएगा, वो बताएगा नहीं डायरेक्शन, लेकिन वो आपको सिर्फ बोल देगा टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस, ऐसा बोल देगा। तो जब भी पॉजिटिव की बात हो रही है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। और इसका लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिक ये है कि आपने देखा होगा कि जो हमारे एंगल्स होते हैं ना, वो एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। जैसे कि ये 0 है, 30, 45, 60, 90, फिर 180। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज आते हैं वैसे वैसे इनकी वैल्यू बढ़ती है, तो इसलिए ये पॉजिटिव सेंस इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो इन अ पॉजिटिव सेंस में इन्होंने लिया है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि इस पूरे रीजन में, और रीजन का मतलब क्या, इस कंटूर के अंदर और इसकी बाउंड्री पर हमारा फंक्शन f(z) जो है वो एनालिटिक है, कंटिन्यूस है, ऐसे में उसकी वैल्यू 0 आती है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ भी बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा कठिन प्रूफ है नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमने दिया क्या क्या है। हमें दिया है एक f(z) dz। अब जब भी z वेरिएबल का यूज़ हो रहा है और ये है भी कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो हम ये जो f(z) है इसको u + iv के टर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर u और v अपने आप में x y के फंक्शन है। ठीक है, और हमें दिया गया है कि ये एनालिटिक है ऑन R। R इज़ द रीजन, मैंने अभी आपको बताया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एनालिटिक होने का मतलब ही यही हुआ कि ये डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है ऑन आर। ठीक है, ये एनालिटिक की एक कंडीशन होती है। तो अगर एनालिटिक है मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब अगर f(z) डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है तो u और v भी कंटिन्यूस हुए r पर, हुए कि नहीं? तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद चूंकि f इज एनालिटिक ऑन r, देन बाय CR इक्वेशन। ठीक है, CR इक्वेशन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप लोग पढ़ कर आए होंगे। कहाँ लिखा है CR इक्वेशन? CR इक्वेशन, ये चीज़ भी
बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है, ज़रूर पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ। सी आर इक्वेशन क्या होती हैं? सी आर इक्वेशन होती है डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल वी बाई डेल वाई के एकदम बराबर होती है और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होती है। ये हमारी सी आर इक्वेशन है। तो अगर कोई भी फंक्शन, दुनिया भर का कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर एनालिटिक प्रूव करना है तो आपको दिखाना पड़ता है कि ये फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो एफ हमारा क्या है? एनालिटिक है, जिससे वो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, इसलिए यू एन भी कंटिन्यूस है, इसीलिए और क्योंकि एफ जो है वो एनालिटिक है इसलिए वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जिससे हमें ये पता लगा कि डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल वाई के बराबर है इस पर्टिकुलर सवाल। उसके बाद क्योंकि एफ जेड की वैल्यू क्या है? यू एक्स प्लस आई वी वाई के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये यू एक्स का मतलब है ये डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। वी वाई का मतलब है यही है, ये वाला। वी हैव एफ डैश इज कंटिन्यूस ऑन आर, ये कैसे लिख दिया सर? भैया एफ कंटिन्यूस है तो एफ डैश भी कंटिन्यूस हुआ, उसका डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि यू एक्स यू वाई वी वाई भी कंटिन्यूस हुए। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पूरी लिखनी है। इसके बाद आती है मेन बात। कंसीडर करेंगे हम एफ जेड डी जेड को, ठीक है, ऑन ए क्लोज कंटूर सी। हमने यहाँ पर लिख दिया एफ जेड डी जेड। इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ जेड की वैल्यू क्या थी? यू प्लस आई वी थी सर, तो यू प्लस आई वी लिख दी। डी जेड की वैल्यू कैसे निकाली आपने सर? मैं बताता हूँ। जेड की वैल्यू क्या लिख रहे हैं? एक्स प्लस आई वाई। करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। यहाँ डी एक्स आ जाएगा, डी जेड आएगा, डी एक्स आएगा, आई डी वाई आएगा। सिंपल इसी तरीके से इसको किया जाता है। तो डी एक्स प्लस आई डी वाई आ गई। अब इसको थोड़ा सरल कर लें, थोड़ा सा इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा? u का डी एक्स से करेंगे तो यू डी एक्स आएगा, फिर u का आई डी वाई से करेंगे तो आई यू डी वाई आएगा, फिर आई वी का डी एक्स से करेंगे तो आई वी डी एक्स आएगा, और फिर आई वी का आई डी वाई से करेंगे तो आई और आई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि -1 बनता है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया है। और v और डी वाई वैसे लिख दिया। नेक्स्ट टर्म, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देखो i और i वाले जो टर्म हैं उनको अपन एक तरफ ले लेते हैं, और i क्योंकि जो है i की हमें वैल्यू पता है, i की कांस्टेंट हमें एक वैल्यू पता है जो कि होती है √-1, तो हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, बिना i वाले जो टर्म्स थे यू डी एक्स और वी डी वाई उनको यहाँ लिखा, प्लस लगाया, इनमें से i बाहर लिया और इंटीग्रेशन लगा के इस तरीके से लिख दिया। अब इसके आगे क्या करेंगे सर? इसके आगे हम लगाएंगे ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम हमने पढ़ा था बीएससी के दौरान। अगर आप एमएससी के छात्र हैं, अगर 4th ईयर के छात्र हैं तो आपने 2-3 साल पहले पढ़ा था। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, वैसे मैंने कवर किया है, डिस्क्रिप्शन वगैरह में या आई बटन पे कहीं पर भी लिंक आपको अभी दिख जाएगा। तो यहाँ पर अब इसके बाद हमें ग्रीन्स थ्योरम लगाना है, उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए होगी, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक कर लिया था कि हमने ये इक्वेशन निकाली थी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम, पहले तो आपको याद करा दूँ ग्रीन्स थ्योरम क्या होती थी। ग्रीन्स थ्योरम फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई की वैल्यू होती थी हमारी क्या, डबल इंटीग्रल डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई, ठीक है, और इस पूरे का डी एक्स डी वाई। ये ग्रीन्स थ्योरम थी जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, मैंने भी आपको एक वीडियो में पढ़ाई है। इसका ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये चीज़ ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम की मदद से हम इसको डबल इंटीग्रल में लिखेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम ग्रीन्स थ्योरम लगाते हैं। देखिए कैसे लगेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर जो 1 है, इस तरफ क्या चल रहा है, एफ जेड डी जेड चल रहा है, तो हमने एफ जेड डी जेड वैसे ही लिख दिया। अब इसमें सबसे पहले हम लगाएं, आप देखो dx के साथ क्या लिखा है, p लिखा है, तो वहाँ पे जो dx के साथ है वो क्या हो गया, p हो गया। सिमिलरली dy के साथ क्या लिखा है, q लिखा है, तो यहाँ dy के साथ क्या लिखा है वो q हो गया, ठीक है। हमको क्या करना है, डेल q बाय डेल x लिखना है पहले। तो dy के साथ क्या चीज़ लिखी है, -v लिखी है सर। अब कोई ये मत कह देना कि सर v लिखी है, किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये माइनस है और हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ प्लस है, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, -v बोलेंगे। तो -v लिखिए सर, मतलब q क्या है, -v है सर,
तो माइनस वी का एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल वी बाय डेल एक्स, और ये माइनस लगा दिया। उसके बाद फॉर्मूले का माइनस लगा, और डेल पी बाय डेल वाई करना, पी का वाई के रेस्पेक्ट में, तो पी क्या है, डी एक्स से साथ वाला मतलब कि यू, तो डेल यू बाय डेल वाई हो गया, डेल यू बाय डेल वाई हो गया, ब्रैकेट किया बंद, डी एक्स डी वाई, प्लस लगाया, आई लिखा पूरा, और अब उसको करेंगे। तो वहाँ पर आप देख सकते हो डी वाई के साथ है यू और डी एक्स के साथ है वी, करते हैं। तो डी वाई के साथ क्या है, यू है, तो इसलिए हमने u का x के रेस्पेक्ट में किया, माइनस लगाया, dx के साथ कौन है, v है, इसलिए हमने y के रेस्पेक्ट में किया, v का y लगाया। अभी अभी मैंने जस्ट मिटाने से पहले यहाँ पर CR इक्वेशन लिखी हुई थी, अगर आपको याद हो तो आप ये देख पा रहे होंगे कि डेल यू बाय डेल एक्स जो है ना सर, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल होती है डेल वी बाय डेल वाई के, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस का ही माइनस का ही कैंसिल हो सकता है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स होती थी, मतलब कि ये जो बात है, ये जो चीज़ लिखी है, इसकी वैल्यू ये है, ये सेम वैल्यू और बीच में लगा माइनस, तो ये भी कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो हम इसको अगली टर्म में कैंसिल करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे हम, अगली टर्म में इस, अच्छा इधर बीच में मुझे लिख देना चाहिए था बाय CR इक्वेशन, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर लिखना चाहिए, आप भी लिख देना, आप इसके बीच में यहाँ पर मैंने माइनस डेल वी बाय डेल एक्स को क्या लिख दिया, डेल यू बाय डेल वाई लिख दिया, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, तो सेम वैल्यूज आ गई तो हम कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी डेल यू बाय डेल एक्स लिख दिया, और यहाँ पर तो था ही माइनस के बाद डेल यू बाय डेल एक्स लिख दिया, ये चीज़ भी कैंसिल हो सकती है, ये भी जीरो बना, ये भी जीरो बना, जीरो प्लस आई ज़ीरो मतलब कि ज़ीरो। और ये चीज़ क्या थी, इक्वल के उस तरफ क्या था, तो भैया इक्वल के उस तरफ था एफ जेड डी जेड, ठीक है, सी पर एफ जेड डी जेड था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी पर क्या, एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या लानी है, सी, काय पे, कॉन्टूर पे, कौन सा कॉन्टूर, सी। ये ही बात हमको प्रूव करनी थी, और ये हमने बहुत आसानी से प्रूव कर ली, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब यहाँ पर जाते जाते एक ज्ञान की बात लेते जाओ, ठीक है, बल्कि दो ज्ञान की बात, एक पे एक फ्री। सबसे पहले इस स्टेटमेंट में से अगर हम कंटिन्यूस टर्म हटा दें स्टेटमेंट में से, तो यही थ्योरम बन जाती है कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम, ठीक है। गॉर्सेट एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये थ्योरम को स्टडी किया और हमें बताया कि इस थ्योरम में कंटिन्यूस जो दिया हुआ है जो टर्म, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अगर सिर्फ एनालिटिक हो तब भी ये वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। तो इसलिए अगर इसको हम लिखते हैं कि अगर फंक्शन f इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर c, तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। बिना कंटिन्यूस लिखे ये बन जाती है कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम। तो अगर आपके पेपर में ऐसा आए कि आप स्टेटमेंट लिखिए, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि आप स्टेटमेंट, मैं दिख रहा हूँ ना, मैं दिख रहा हूँ कि मुझे खड़ा ही हो जाना चाहिए, ठीक है, बैठते नहीं, क्या है। तो अगर पेपर में लिखने आता है कि कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम लिखी तो कंटिन्यूस के अलावा लिखेंगे, कंटिन्यूस मिटा के लिखेंगे, कॉशी थ्योरम लिखने आता है तो पूरा लिखेंगे। दूसरे ज्ञान की बात जो एक पे एक फ्री है वो ये है कि अगर इस थ्योरम को आप उल्टा कर दो तो वो बन जाती है मोरेरा थ्योरम, ठीक है। इसी यूनिट में आपको मोरेरा थ्योरम भी है, आपको पढ़नी है, मैं उसका वीडियो भी डालूंगा बहुत जल्द। तो वो क्या होती है सर, उल्टी का क्या मतलब हुआ बता देते हैं। अगर आपको दिया जाए कि कोई फंक्शन किसी कंटूर पर क्या है, कंटिन्यूस है, और उस फंक्शन की वैल्यू उस कंटूर पर क्या है, ज़ीरो है, मतलब उसके इंटीग्रल की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू नहीं, इंटीग्रेशन की वैल्यू ज़ीरो है, तो वो एनालिटिक होता है। ये बात कहती है मोरेरा थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर हम क्या एनालिटिक लेके चले थे, कंटिन्यूस भी लेके चले थे, ज़ीरो लाए। मोरेरा थ्योरम में ज़ीरो लेके चलते हैं और एनालिटिक लाते हैं, वो होती है क्या, मोरेरा थ्योरम, ठीक है। तो आपको अभी मैंने कॉशी थ्योरम बता दी है, कॉशी बता दी है थ्योरम, ठीक है। इसको कॉशी इंटीग्रल थ्योरम भी बोलते हैं, तो यहीं पे लिख देते हैं इंटीग्रल थ्योरम। इसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया, कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम बता दिया,
कॉशी गॉर्सेट थ्योरम बता दिया, और क्या बता दिया, मोरेरा थ्योरम। इन दोनों का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है, ठीक है। अब ये अभी क्यों करा दिया है, क्योंकि अभी से आपको अगर बता दूंगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इसका उल्टा जो है वो मोरेरा थ्योरम है। अगर मोरेरा थ्योरम नहीं पढ़ी है, सिर्फ यही पढ़ के गए हो एग्जाम में, तो कम से कम स्टेटमेंट तो लिख के आ पाओ, प्रूफ अगर नहीं भी आ रहा तो भी। खैर, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ रहे होंगे अगली कोई सी थ्योरम, या तो इनमें से कोई या फिर कोई दूसरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की ही। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और सीख।